तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज है हमारे साथ यहाँ पर रेजिबुल, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 65 हासिल की है इन जेआरएफ, अपनी मेहनत से, अपनी सफलता, अपनी कंसिस्टेंसी से और अपने हार्ड वर्क से। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ विज्ञान वृक्ष की तरफ से, और आपको बधाई देता हूँ जो आपने ऑल इंडिया रैंक 65 अपनी हासिल की है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि कैसा लग रहा है आपको ऑल इंडिया रैंक 65 हासिल करने के बाद? सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो रजीबुल, आप सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए कि आपने अंडर ग्रेजुएशन कहाँ से की थी, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से की थी, और आपकी जर्नी किस तरह की रही है। सर, मैं कलकत्ता से रहने वाली हूँ। मेरी जो बीएससी है वो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र कॉलेज, वेस्ट बंगाल। एंड मैं मास्टर्स की विधाननगर कॉलेज, वेस्ट बंगाल से। मैं मास्टर्स कंप्लीट की 2023 में। और मेरे ओके, जो ग्रेजुएशन था वो 2021। ओके, ओके। तो रजीबुल, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या फिर आपने पहले भी कोई अटेम्प्ट दे रखे थे? नहीं नहीं सर, ये मेरे थर्ड अटेम्प्ट था। इसके पहले मैं जो एमएससी फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने जून वाले एग्ज़ाम दे दिया था। और उस बार मैंने क्वालिफाई नहीं की। फिर से मैंने दोबारा अटेम्प्ट दे दिया उसी ईयर में। तो उस बार भी मेरे क्वालिफाई नहीं हुआ। और एमएससी का बाद मैं एक साल ड्रॉप करके प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। अ, और इस बार जो 2025 दिसंबर वाले था, वही एग्ज़ाम दिए थे। और मेरे हो गया था इस बार। चलिए, बहुत बढ़िया बात है कि आपका इस बार का एग्जाम हो गया। आपने 2 बार पेपर दिया, कोई बात नहीं, नहीं हुआ, लेकिन आपने हार नहीं मानी, कहीं ना कहीं आप लगे रहे और अपने इस बार बिल्कुल अपना काम पूरा करा। ओके, तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि आपने बताया कि आप एक स्टेट यूनिवर्सिटी से ही बिलोंग करते हैं, आपने कोई आईआईटी या एनआईटी से पढ़ाई नहीं की है। तो क्या आपने आईआईटी जैम के लिए प्रिपरेशन ली थी या फिर आपको पता ही नहीं था आईआईटी जैम के बारे में उस टाइम? सर, मैं आईआईटी जैम के लिए अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं की थी कि यूनिवर्सिटी में प्रेशर कुछ होता है। तो अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। प्रिपरेशन का मतलब कि प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, सीक्वेंस अनुଯାयी पढ़ना है। तो मैं जो बीएससी में था उस सिलेबस को, जो मेरे यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस था उसी अकॉर्डिंग के मैं प्रिपरेशन की। और फॉर्म फिल के बाद एग्ज़ाम दे दिया था। लेकिन मेरे हो गया था सिलेक्शन वो हैदराबाद में। लेकिन मेरे को पता चला कि मैं पीएचडी करनी, मेरे बहुत ही शौक था पीएचडी करने के लिए। लेकिन मैं ये दिमाग में ये चल रहा है कि बहुत सारे सीनियर्स जो होते हैं वो आईआईटी में है, लेकिन उसका नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज से एडमिशन ले लूँ। और मैंने तैयारी करूंगी कि नेट और गेट से। मैं बीएससी जो में था उसमें उस टाइम में भी मैं नेट और गेट के लिए पढ़ता था। और इसीलिए मैं दिमाग में था कि मेरे जेआरएफ होना चाहिए। तो मैं आईआईटी में नहीं गई थी। इसलिए जो यूनिवर्सिटी में कम प्रेशर हो, उसी वाले को मैं एडमिशन लेके नेट गेट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने के फ्री हो गया था। ओके, ओके। जनरली बच्चों के मन में ये मिथ रहता है कि जो आईआईटीज और एनआईटीज के स्टूडेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं नेट और जेआरएफ को इजीली निकाल लेते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि मैंने इसीलिए आईआईटी में एडमिशन नहीं लिया क्योंकि मुझे टाइम चाहिए था थोड़ा, कि मेरे को थोड़ा कम प्रेशर रहे, मैं थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन पे ज्यादा ध्यान दे पाऊँ। तो आपको नहीं लगता कि स्टेट यूनिवर्सिटी और आईआईटीज में कोई फर्क होता है, या फिर दोनों ही बच्चे बड़े आराम से इस एग्जाम को निकाल सकते हैं? बस एक एक टाइप की मिथ ही है कि आईआईटी और एनआईटीज की स्टूडेंट थोड़े ज्यादा अच्छे कर पाते हैं इन चीजों में। हाँ सर, आईआईटी से तो बहुत ही फर्क पड़ता है स्टेट यूनिवर्सिटी की, क्योंकि लैब जो है तो आईआईटी का तो स्टेट यूनिवर्सिटी का कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, मेरे जो एमएससी वाले जो कॉलेज था, विधाननगर कॉलेज, ये इसका जो सिलेबस है एकदम नेट ओरिएंटेड का था। तो और उसका जो प्रोफेसर से सब समय मैंने नेट के लिए और बहुत ही मोटिवेट करता था। तो इसलिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी के जो मेरे जो कॉलेज थे, विधाननगर कॉलेज, उसमें बहुत सारे टीचर से मॉक टेस्ट लेते थे हमको। और बोलते थे कि तुम नेट गेट के लिए प्रिपेयर करो, सेमेस्टर एग्जाम के लिए कोई प्रेशर ना लो, हम देख लेंगे। तो इसलिए मेरे को बहुत ओके, हेल्प हुआ। ओके। तो मतलब ये कहीं ना कहीं जो बच्चे सोचते हैं कि आईआईटीज और एनआईटीज में ही जो प्रोफेसर्स होते हैं वही सीएसआर नेट गेट के लिए मोटिवेट करते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार अगर आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी ऐसे प्रोफेसर्स हों जो आपको मोटिवेट करते हैं नेट और गेट के लिए, तो आप वहां पर भी जाके बड़े आराम से एग्जाम निकाल सकते हैं, क्योंकि
कहीं ना कहीं प्रोफेसर ही होते हैं या फिर आपका जो माहौल होता है वही आपको मोटिवेट करता रहता है। कहीं ना कहीं सारे बच्चे अगर ऐसे ही हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपके मन में भी सोचते हैं कि आपकी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप सबको देखते हैं कि कुछ ना कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं वो, तो आपके मन में भी आता है कि चलिए हम भी नेट और गेट के लिए प्रिपरेशन करते हैं। चलिए, तो बहुत बढ़िया बात कि आपने स्टेट यूनिवर्सिटी में रहकर भी अपने लिए ये बात पहले से क्लियर कर ली थी कि हाँ मुझे इस चीज में फोकस रहना है, तो मुझे आईआईटी और एनआईटी का कोई लॉजिक नहीं बनता, मैं अपने स्टेट यूनिवर्सिटी से भी इस एग्जाम को निकाल लूंगा। बहुत बढ़िया। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि अ, जैसे आप कह रहे हैं कि आईआईटी जैम की आपने कुछ खास ही अलग से प्रिपरेशन नहीं की थी, आपने जो स्टेट यूनिवर्सिटीज का सिलेबस था उसी को ही पढ़ा था और उसी के बेसिस पे आपने एग्जाम दिया था। तो क्या आपको लगता है कि जो आपने सीएसआर नेट की प्रिपरेशन की थी, तो क्या उस प्रिपरेशन का कुछ फायदा हुआ आपको, या फिर आपको बिल्कुल दोबारा से शुरू ही करना पड़ा अपनी प्रिपरेशन को? हाँ सर, मेरे को दोबारा ही प्रिपरेशन करनी होगी थी कि जैम के लिए जो लेवल था नेट का तो कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। कि उस टाइम में सर लॉकडाउन आ गया था, जो जब मैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हूँ, तो सारा एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में हुआ था। तो सर उस टाइम में जो ऑनलाइन बहुत कोर्सेज अवेलेबल था और यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें नेट गेट के लिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन, आप आपका जो वीडियो था, मैं उसको एक एक से बहुत अच्छे से देखा और नोट बनाया। उसी टाइम में मैं नेट और गेट के लिए प्रिपेयर स्टार्ट किया कर दिया था। तो मेरे बहुत हेल्प हुआ जो आपका जो वीडियो है, आप इतने अच्छे से समझ रहे हो एक एक चीज़ों में। तो बहुत 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 थैंक यू सर आपको लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस बात के लिए हमें बोला कि हमने इस चीज में मेहनत आपके लिए की थी तो आपको उस चीज से सफलता मिली किसी ना किसी जगह पे। पर मेरे को लगता है कि आपका इसमें ज्यादा क्रेडिट रहेगा क्योंकि आपने उस चीज को प्रॉपर फॉलो किया, आपने उस चीज के प्रॉपर हर तरीके से हमारी बात सुनकर करा। तो कहीं ना कहीं आप ही ज्यादा उस चीज के हकदार है, हम तो बस एक थोड़ी बहुत आपको कह सकते हैं कि गाइडेंस दे देते हैं। चलिए, तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि नेट गेट की प्रिपरेशन आपने क्या एमएससी के बाद, जैसे आपने कहा कि मैंने ड्रॉप लेकर ही मेन की थी, तो आप एमएससी के साथ जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपको क्या चैलेंजेस लग रहे थे कि ये मुझे चैलेंजेस फेस होते हैं? और ज्यादातर जब बच्चे यही सोचते हैं कि एमएससी की ड्यूरेशन में प्रिपरेशन होती भी नहीं है, वो यही सोचते हैं कि हम कहीं ना कहीं ड्रॉप ले लेंगे उसके बाद प्रिपेयर कर लेंगे। तो क्या ये बात सही है, या फिर आप कहीं ना कहीं एमएससी में प्रिपेयर कर सकते हैं? सर एमएससी में जो था मेरे को प्रिपरेशन बहुत हार्ड था, क्योंकि प्रेशर कम था लेकिन सेमेस्टर एग्जाम तो आपको देना ही पड़ेगा। तो नहीं, मेरे अकॉर्डिंग टू मी साल ड्रॉप करके अच्छा ही प्रिपरेशन होगा, लेकिन एक साल बहुत कुछ चलना होगा कॉलेजेस के पढ़ने के बाद। तो साल ड्रॉप करके बहुत फ़ायदा होगा। ओके। तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि साल ड्रॉप करने से आपको एक प्रॉपर टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए। हाँ लेकिन सर। कई बार कुछ बच्चों के साथ ये भी होता है कि उनके पास शायद इतनी अच्छी फाइनेंशियल बैकिंग नहीं होती है, तो वो सोचते हैं कि मेरी जैसी एमएससी खत्म हो मैं कहीं ना कहीं पीएचडी में लग जाऊं, एक साल मेरा बर्बाद ना हो या 6 महीने मेरे बर्बाद ना हो। तो कुछ बच्चों की ऐसी भी प्रॉब्लम्स होती है। तो आप अगर एमएससी में भी हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको कहीं ना कहीं जो सिलेबस होता है उसके साथ साथ चलना पड़ेगा और टाइम मैनेजमेंट थोड़ी सी ज्यादा अच्छी करनी पड़ेगी। तो आप एमएससी के ड्यूरेशन में भी निकाल सकते हैं। लेकिन ड्रॉप लेना, अगर आप फाइनेंशियली थोड़े ठीक हैं, अगर आप सोच सकते हैं कि मेरे पास टाइम है, तो आप बिल्कुल ड्रॉप लीजिए, कोई प्रॉब्लम ऐसी होती नहीं। चलिए, तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो 3 डोमेन्स की हम बात करते हैं कि फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। तो ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि 2 डोमेन्स को हम पढ़ लेंगे और थर्ड डोमेन को पूरी तरह से छोड़ देते हैं। लेकिन हम भी ये बात बोलते हैं कि 2 डोमेन्स को अगर आप पढ़ रहे हैं तो तीसरे डोमेन को कंप्लीटली मत छोड़िए, उसके कम से कम 40 to 50% आप करके जाइए ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले। तो क्या आपने तीनों डोमेन्स को पूरी तरह से पढ़ा था, या फिर आप भी 2 डोमेन्स और एक 40-50% वाला हिसाब लेकर ही गए थे? सर मेरे ऑनेस्टली मेरे फिजिकल केमिस्ट्री बहुत वीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री के मैं 70% कंप्लीट करी थी। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फुल पोर्शन हम अच्छे से प्रिपेयर करके गई थी। लेकिन सर फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे हार्ड ये लगता है कि यूनिट कन्वर्शन और जो चीज़ें हैं, फिर लेंदी जो क्वेश्चन है, तो फिजिकल केमिस्ट्री हमेशा ही मेरे मुझे बहुत ही हार्ड लगता है। ओके। तो तो जैसे आपने बताया कि फिजिकल केमिस्ट्री आपके लिए बहुत हार्ड रही, तो आपने किस तरीके से उसमें अपनी इम्प्रूवमेंट देखी कि आप किस तरह से उसको प्रिपेयर कर रहे थे, ताकि बच्चों को भी जिस चीज से फियर है कि मेन कैलकुलेशंस आ जाती हैं फिजिकल में, यूनिट कन्वर्जन्स आ जाते हैं, लंबे लंबे फॉर्मूले होते हैं कई बार, तो उनको किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया? इसके लिए तो एक ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, न्यू क्वेश्चन।
और अप्रोच फार्मूला याद करना होगा कि इस क्वेश्चन के लिए कौन सी फार्मूला लगने वाली है। और कैलकुलेटर भी आपको अच्छे से बहुत स्पीड से और कि कैलकुलेशन आना चाहिए, यूज़ करना आना चाहिए। लेकिन उसमें भी टाइम बहुत ही सेव होगा। और इस बार जो नेट का जो लेवल हो रहा है कि आपको तीनें ही पढ़नी होगी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, कोई दो दो के लिए दो पेपर करके कि पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए मैं फिजिकल प्रो जो बोमो सीरीज था उसमें मैं ज्वाइन किया था। और अ, बहुत अच्छे से फिजिकल केमिस्ट्री मुझे आ गया था यूनिट कन्वर्शन का। मुझे जो प्रॉब्लम था सिर्फ यूनिट कन्वर्शन की था। मुझे आंसर आता था, लेकिन क्वेश्चन में सेंटीमीटर इनवर्स में था, लेकिन चारों ऑप्शन में नैनोमीटर कभी पिकोमीटर में था। तो उसलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी। अ, तो इसको मैं इम्प्रूव कर लिया था। ओके ओके। चलिए बहुत बढ़िया कि आपने मतलब अपनी फिजिकल जो वीक थी उसको स्ट्रांग करने के लिए आपने मेहनत करी, तो आपने उस चीज को बड़े आराम से कर लिया, ऐसी कोई आपको इश्यू नहीं हुई। तो यही है कि अगर आप कोई भी चीज में मेहनत करेंगे, अपना टाइम डेडिकेट करेंगे, तो आप उस चीज को बड़े आराम से सही कर सकते हो। ऐसा कोई वो नहीं है कि आप फिजिकल को कभी ठीक ही नहीं कर सकते, या अगर आपकी ऑर्गेनिक वीक है तो आप ऑर्गेनिक को अच्छा कर नहीं सकते। बेसिक से एक बार अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप हर चीज को अच्छा कर सकते हैं। चलिए तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने जब नोट्स बना लिए तो उसके बाद रिवीजन कितनी बार आपको मिनिमम करना चाहिए कि आप एग्जाम के टाइम पे भूले ना, क्योंकि बहुत सारा वास्ट सिलेबस हम पढ़ लेते हैं लेकिन एग्जाम के टाइम पे हम भूल जाते हैं, फॉर्मूला भूल जाते हैं, रिएक्शन भूल जाते हैं, कई बार रिएजेंट भूल जाते हैं उसका रोल क्या होता है। और इनऑर्गेनिक तो मेनली आपकी कहीं ना कहीं मेमोराइजिंग चीजें ही बहुत सारी होती है उसमें, जैसे बाय इनऑर्गेनिक जैसा टॉपिक आ गया। कोऑर्डिनेशन के भी कई बार आपको थोड़ी बहुत चीजें याद रखनी पड़ती हैं। तो कितनी तरह बार आपने रिवीजन किया ताकि आप उस चीज को ठीक से अपने मन में दिमाग में रख पाए सारी चीजें। अ, सर सबसे पहले फिजिकल को जो बात करूं, जो केमिकल काइनेटिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, मैंने की कि एक बढ़िया शीट लेके सब फार्मूला एक एक पेज में, एक ही चैप्टर का एक पेज में मैं लिख रखता था। और मेरे जो रूम था उसमें वॉल में मैं स्टिकर के, तो आते फिरते मैं देखता हूँ तो मुझे सब कुछ समझ में आ जाता था। तो इसीलिए मैं बहुत बार कि मैं देख के रिवीजन हो गया था। उस टाइम में मैंने नोटबुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और इसीलिए मैं इस पैटर्न को मैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ने भी फॉलो की कि इस रीजन को क्या क्या काम है, सबको एक पेज में मैं लिख के मेरे घर में सब वॉल में मैं स्टिकर चिपका दिया था। तो मुझे मुझे बहुत सारे एक्सरसाइज बुक को खोलने की नीड नहीं था। आते फिरते मैं को बहुत बहुत बार रिवीजन हो गया था, इसे इसलिए रिवीजन के लिए मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। और रिवीजन जितना ओके अच्छा ओके। हो उतना ही अप्रोचेबल टाइम और स्पीड सब अच्छा होगा। और इस टाइम में जो इनऑर्गेनिक में था, इनऑर्गेनिक में मैं तो मेन ब्लॉक आज भी ऑनेस्टली आज भी नहीं समझ में आया को। मेन ब्लॉक का जो चैप्टर था मैं कंप्लीटली छोड़ के गई थी। और फिजिकल केमिस्ट्री का जो क्वांटम केमिस्ट्री था मैं वो भी छोड़ के ही गई थी। हाँ, मेरे को क्वांटम आज भी नहीं आता। तो क्वांटम केमिस्ट्री छोड़ के ही ओके हमेशा एग्जाम देने गई थी। ओके ओके। तो अगर आप कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिवीजन आपकी 2 या 3 बार तो एटलीस्ट होनी चाहिए ताकि आप हर चीज को एक बार रिकॉल कर सके। बाकी आप बहुत सारी तरीके होते हैं रिवीजन करने के, कोई चैप्टर वाइज ही रिवीजन कर लेता है, कोई यहाँ पर एंड में सिलेबस रिवीजन करता है, लेकिन अब मानना मेरा ये है कि एंड तक जाना नहीं चाहिए आपको रिवीजन करने के लिए। रिवीजन अगर आप हाथ के हाथ करते चले तो वो चीजें ज्यादा बेटर होती है। एंड में आप कहीं ना कहीं भूल जाते हैं जो आपने शुरू में पढ़ा होता है। तो अगर आप शुरू से रिवीजन करेंगे तो वो चीजें आपके ज्यादा रिकॉल हो जाती है, माइंड में रहती है हमेशा के लिए। चलिए तो जैसे कि आपने कहा कि आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे सारे फिजिकल केमिस्ट्री के, आपने फॉर्मूला एक पेज पर लिख लिए थे, आपने सारे शॉर्ट नोट्स की तरह इसको यूज किया। तो हाँ शॉर्ट जी। नोट्स हम जनरली कहते हैं कि बना लेने चाहिए बच्चों को। तो जैसे आपने शॉर्ट नोट्स बनाए तो क्या आपको उससे ज्यादा हेल्प मिली, या फिर शॉर्ट नोट्स को अगर हम छोड़ भी दें नॉर्मली भी ऐसा करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ सर, सपोजिंग शॉर्ट नोट्स में हेल्प तो हुआ। जो टी हाफ वाले जो फॉर्मूला याद, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, वो जो टी हाफ वाले फॉर्मूला मैं सिंपल वाले लिख रखे कि सबके लिए ऑर्डर निकल जाएगा कि लिंडेमैन जो इक्वेशन होगा, हाई प्रेशर में कितना ऑर्डर आएगा, लो प्रेशर में कितना ऑर्डर आएगा, वो बॉक्स करके हाईलाइट करके दिखाई। बहुत बार ये एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आए थे कि लो प्रेशर में ऑर्डर कितना होगा, हाई प्रेशर में कितना होगा। और सबके केमिकल रिएक्शन काइनेटिक्स में जो जनरल इक्वेशन था वो भी हम लिख रखते कि इसमें बहुत हेल्प हुआ कि आपको देखना होगा कि एक चैप्टर में कितने फार्मूला है। तो एक पेज में जो होगा, इसलिए
आपको आइडिया होगा जब हमको इतना ही पढ़ना होगा। तो इसलिए बहुत हेल्प होगा, क्योंकि ओके आपके जो ओके तो problem नहीं हो तो एक्सरसाइज बुक में है, तो आपको बार बार ये याद होना चाहिए कि हमको 200 पेज पढ़नी है, 100 पेज पढ़नी है। अगर सब फॉर्मूला एक पेज में आएंगे तो उसको हम ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन देख के दिमाग लगाएंगे कि ये फॉर्मूला लगने वाली है, तो इसके स्पीड भी बहुत अच्छा इंक्रीज होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि शॉर्ट नोट्स को बनाने का एक बेनिफिट ये भी होता है कि आपने जैसे मान लो 200 पेज या 100 पेज का आपने एक चैप्टर पूरा नोट्स बनाया, जो बहुत लंबे लंबे चैप्टर होते हैं, जैसे कि ओएमसी हो गया, कई बार क्वांटम होते हैं, कोऑर्डिनेशन हो गई, या फिर और भी बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स कई बार होते हैं। तो आप वो 200 पेज को देख के कहीं ना कहीं बाद में घबरा जाओगे रिवीजन करते वक्त कि इतनी सारी कॉपीज मुझे पलटनी है, इतने सारे पेजेस मुझे देखने हैं। तो अगर आपने इसको 2 या 3 पेजेस में पूरा शॉर्ट नोट्स के रूप में ही बना लिया है, तो आपको शायद उस चीज से डिमोटिवेशन नहीं आएगा। आप सोचेंगे कि हाँ 15 15 20 पेज पढ़ने हैं मुझे टोटल, और मेरा पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा उससे। एक हम्म। फायदा ये भी होता है, और दूसरा कि आप जब नोट्स बनाते हैं उसमें बहुत सारी चीजें लिखते हैं जो इंपॉर्टेंट होती है। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक्स्ट्रा भी होती है, जो इंपॉर्टेंट इतनी नहीं होती है। तो शॉर्ट नोट्स में आप जनरली नेसेसरी चीजें ही लिखते हैं, जो फॉर्मूला हो गया या फिर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हो गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। तो आपको वो चीज ज्यादा रिकॉल रहती है कि हाँ ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज मुझे बार बार याद करनी है। चलिए तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने प्रिपरेशन कर ली, आपने उसके बाद रिवीजन भी कर ली। अब इसके बाद जब आप टेस्ट सीरीज की बात करते हैं या मॉक टेस्ट की बात करते हैं, तो टेस्ट सीरीज कितनी बार लगाना चाहिए? मतलब आपको कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, 5 6 या 10? मतलब आपके लिए कितना आइडियल मॉक टेस्ट आपने लगाए थे? और क्या मॉक टेस्ट से कुछ फायदा होता है एग्जाम में, या फिर इसको अगर हम स्किप भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है? हाँ सर, मेरे लिए तो मॉक टेस्ट बहुत हेल्प हुआ था। मैंने फर्स्ट इंडिविजुअल जो चैप्टर था, सपोजिंग जीओसी, स्टीरियो केमिस्ट्री, हर एक चैप्टर के लिए मैं 2 मॉक टेस्ट दिया था, इंडिविजुअल टेस्ट। और फिर मैं माइनर टेस्ट दिया था, सपोजिंग ऑल फिजिकल चैप्टर के लिए, ऑल इनऑर्गेनिक और ऑल ऑर्गेनिक के लिए। देन मैं 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से दिया था। इसीलिए मैं बहुत हेल्प हुआ कि मार्क्स और एग्ज़ाम जो प्रेशर है वो हैंडलिंग बहुत इजी हो जाएगा। मॉक टेस्ट आप जब इतना अच्छा दोगे कि नंबर ऑफ मॉक टेस्ट ज़्यादा होगा, तो आपका जो एग्ज़ाम प्रेशर है वो ये हैंडल करने के बहुत इजी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि रजीबुल ने भी बताया कि जो मॉक टेस्ट होता है आपका, कहीं ना कहीं आप ये चीज देखने के लिए उसको देते हैं कि आप क्या एग्जाम में बिल्कुल एग्जाम प्रेशर हैंडल कर पा रहे हैं, क्या आपने 3 घंटे में जितना सोचा था उतना एग्जाम आप कर पा रहे हैं, क्वेश्चन सिलेक्शन आप ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं, आप 3 घंटे की सिटिंग दे पा रहे हैं कि नहीं। तो बहुत सारी चीजें इससे आपकी इवेल्युएट हो जाती है। और कुछ बच्चे यहाँ पर मार्क्स को लेकर बैठ जाते हैं कि नहीं मेरे तो 40 मार्क्स मॉक टेस्ट में आ गए, मेरे तो सर 30 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 100 मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, तो क्या मेरा जेआरएफ होगा या भी नहीं। तो हम उसे उन्हें भी यही कहते हैं कि देखिए मार्क्स जो होते हैं वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है मॉक टेस्ट में। मेन चीज है आपकी कि आप टाइम लिमिट में कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या आप क्वेश्चन सही से सेलेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, ये चीज आप उसको देखिए। कहीं ना कहीं यही आपको वहां पर बेनिफिट देगी कि आप एग्जाम प्रेशर को कितना अच्छा हैंडल कर पा रहे हैं। चलिए तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने जो पेपर था वो किस तरीके से अटेम्प्ट किया था? जैसे पार्ट सी पहले, फिर पार्ट बी, पार्ट ए, या फिर कुछ और तरीके से आपने अटेम्प्ट किया था? और अगर अटेम्प्ट किया था तो आपने हर एक सेक्शन को कितना टाइम दिया था मैक्सिमम, कि मुझे इतना टाइम देना चाहिए ताकि मैं अपना पूरा टाइम मैनेजमेंट कर पाऊँ? बेसिकली सर, मैं तो एम्पलीट्यूड छोड़ के केमिस्ट्री के ऊपर ही फोकस किया था। लेकिन मैं पहले पार्ट ए में गई थी, लेकिन एक भी क्वेश्चन मेरे हाथ में नहीं। तो मैं 5 मिनट के बाद मैं गई थी पार्ट सी में। और पार्ट सी में जो क्वेश्चन देख के आंसर आ जाना चाहिए था, मैं वही अटेम्प्ट की राउंड 1 में। तो इसीलिए मैं 4 5 क्वेश्चन हो गए थी पार्ट सी में। और देन मैं पार्ट बी में गई थी, ऐसे वाला क्वेश्चन था जो देख के ही मैं आंसर पता लग गई थी। सपोजिंग 18 इलेक्ट्रॉन रूल के क्वेश्चन था, वो भी हो गई थी। बायो इनऑर्गेनिक के मैच द फॉलोइंग था, वो भी हो गई थी। एनएमआर में एक क्वेश्चन था, वो भी हो गई थी। मैं राउंड 1 में ऐसे वाले क्वेश्चन जो मुझे आता था 100% श्योर इसमें नेगेटिव नहीं होगा, तो मैं यही अटेम्प्ट की थी। और इसके बाद फिर पार्ट सी में गई थी। और पार्ट सी में जाने के बाद जो ऑर्गेनिक ऑल क्वेश्चन था, मैं ऑर्गेनिक क्वेश्चन ढूंढ रहा था, क्योंकि मेरे पे स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक था। मैं चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से मैं प्रिपेयर करके आई थी कि मैक्सिमम क्वेश्चन ऑर्गेनिक से ही लेना चाहता हूँ कि इस बार मैं एक्यूरेसी बहुत अच्छे से ठीक ठाक ही की थी पार्ट सी में। और ऑर्गेनिक का सारा क्वेश्चन मैं करने की ट्राई की। तो ऑर्गेनिक होने के बाद मैं इनऑर्गेनिक ही ढूंढनी थी, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगेगा कि ये ऑर्गेनिक है, ये फिजिकल है।
तो ऑर्गेनिक के बाद मैं इनऑर्गेनिक सारे क्वेश्चन ढूंढनी थी, और मेरे जो सबसे वीक पोर्शन फिजिकल केमिस्ट्री, फिर से मैं पार्ट बी में जाकर फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन, सपोजिंग केमिकल काइनेटिक्स बहुत इजी आई थी, उसमें ऑर्डर वाले हम्म। क्वेश्चन था, हो गई थी। रेट कांस्टेंट का क्वेश्चन था, वो हो गई थी। तो ऐसे मैं सारे क्वेश्चन करने के बाद मेरे हाथ में 15 to 15 मिनट्स था। मैं ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करने की कोशिश की थी। जो जो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट की थी उसमें ही बार बार रिविजन करती थी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं हो। और एक दो क्वेश्चन मैं तुक्का भी लगा दिया था। तो अ, मैं रिक्स नहीं लेना चाहिए थी कि मार्क करने के बाद भी मैं उसको अनमार्क भी कर दी थी कि और घर आने के देखने के बाद ये लग गए थे ये रॉन्ग क्वेश्चन था। तो ऊपर वाला बहुत हेल्प किया था, उसके मैं अनमार्क भी कर दिए थी कि यही क्वेश्चन, यही पूछना चाहूंगी कि आप नेगेटिव से बचो, ज़्यादा अटेम्प्ट ना करो। कि ये क्वेश्चन आपको 100% आना है तो आप करो, और जो क्वेश्चन आपको मन है तो तुक्का लगाना है, ठीक है लगाओ। लेकिन 3 क्वेश्चन ऐसे वाले जो 50-50 चांसेस था, मैं 3 क्वेश्चन में सिर्फ यही अटेम्प्ट की थी। ओके। तो जैसे कि राजीबुल ने भी बताया आपको कि आप जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो ओवर अटेम्प्टिंग से आप बचिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप तुक्का मारने के चक्कर में अगर जाएंगे तो हो सकता है वो आपके नेगेटिव हो जाए। और कई कई बार एक एक मार्क्स से जो जेआरएफ रह जाता है वो इन्हीं वजह से रह जाता है कि आपने नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा ले ली वहां पर। शायद आपके 107 मार्क्स बन रहे थे, लेकिन आपने नेगेटिव इतने कर दिए कि आप 100 से नीचे चले गए। तो ज्यादा अटेम्प्ट करने से अच्छा है कि आप जितना कर पा रहे हैं उसको ठीक से करिए। और अगर आप उसमें ही ठीक कर लेंगे तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेटर स्कोर रहेगा आपका। तो राजीबुल, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो एक हेल्दी अटेम्प्ट में कहते हैं कि पार्ट सी में भाई इतना टाइम देना चाहिए और इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए 25 में, क्योंकि ऑल 25 करने के चक्कर में कई बार लोग वही बात है, ओवर अटेम्प्ट करते हैं और गलती कर देते हैं। तो क्या हेल्दी अटेम्प्ट होना चाहिए कि भाई इतने अटेम्प्ट अगर आप कर रहे हैं तो और इतने टाइम में कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं आप। सर, एटलीस्ट पार्ट बी में आपको ज़्यादा रिक्स, आप रिक्स लेना चाहते हो तो पार्ट बी में लो, क्योंकि वहाँ पे कम नेगेटिव है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग में पार्ट सी में 25 भी आपको करनी होगी, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स वहीं पे आ रहा है। तो 25 क्वेश्चन आपको ज़रूर पार्ट सी में अटेम्प्ट करनी होगी। और पार्ट बी में मैं तो पार्ट बी में 25 करी थी, और पार्ट सी में 25 भी करी थी, और पार्ट ए में एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं की थी। ओके ओके। तो अगला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि आपने कहा कि मैं पार्ट ए को बिल्कुल छोड़ के ही गया था, मैंने ज्यादा उस चीज पे ध्यान दिया ही नहीं था। तो क्या लगता है आपको कि पार्ट ए को हम बिल्कुल इग्नोर कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, या फिर पार्ट ए को भी हमें एक बार पढ़ लेना चाहिए थोड़ा बहुत? अ, हाँ सर, ये ज़रूरी है, पार्ट ए को कम्प्लीटली नहीं छोड़ना है। मैंने जैसे कि ये तो कम्प्लीटली सही नहीं है। मेरे मैथमेटिक्स उतना अच्छा नहीं था, लेकिन इसलिए मैं पार्ट ए हमेशा इग्नोर करती हूँ। लेकिन पार्ट ए को आपको करनी ही होगी, क्योंकि जो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन 1-2 साल छोड़ के आते ही है। और पार्ट ए में कोई 2-3 क्वेश्चन आपको सही है तो बहुत अच्छा होगा, टोटल मार्क्स ठीक ठाक होने के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो पार्ट ए कंप्लीटली इग्नोर नहीं करनी है आपको। 2 से 3 क्वेश्चन, लगभग 5 क्वेश्चन आपको ट्राई करना चाहिए कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। तो पार्ट ए को आप जैसे बिल्कुल इग्नोर मत करिए। कई बार जैसे कि राजीपुल भी बता रहे हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने तो चलो इस चीज को अप्लाई नहीं कर पाया वो इस टाइम, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि जैसे पूरी तरह से पार्ट ए को ना छोड़कर आप प्रीवियस ईयर से एनालाइज कर लीजिए कि क्या ज्यादा बार पूछा जा रहा है। तो उस टाइप के क्वेश्चन एटलीस्ट आप करके चले जाइए, ताकि अगर वो पूछा भी जाए तो आप कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आप पार्ट ए को 15 से 20 मिनट भी अगर आप थोड़ा ढंग से पढ़ के दें, तो मुझे नहीं लगता कि पार्ट ए में ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं जो आप बिल्कुल सॉल्व करने के ऊपर ही होते हैं। 5 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप बेसिक लैंग्वेज के ही होते हैं, जिसमें रीजनिंग होती है। वो आप देख के भी कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाए तो। चलिए, तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही है कि जैसे विज्ञान वृक्ष से आप जब जुड़े थे उससे पहले आपने अटेम्प्ट दिए थे, तो उसमें आपको क्या डिफरेंस दिखा, और जब आप विज्ञान वृक्ष से जुड़े उसके बाद आपको क्या डिफरेंस दिखा कि आप एक कोचिंग के इंस्टीट्यूट से जुड़ने के बाद क्या रोल आता है उसका, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं उससे? सर, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है कि मेरे अकॉर्डिंग में आपको नेट गेट की प्रिपरेशन करनी है, आपको अलग से कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप ज़रूर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ज्वाइन करनी होगी। और विज्ञान ब्रिज का जो आपका लेवल, जो टीचर्स था बहुत अच्छे। फिजिकल केमिस्ट्री का जो यूनिट कन्वर्शन मैं तो विज्ञान ब्रिज से ही
सीखने वाली हूँ। जो जो फिजिकल केमिस्ट्री मुझे आता है सभी विज्ञान वृक्ष का एक बढ़िया दानी है, मैं कहूँगी ये। मुझे फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही पूरे है। जो मैं आया है फिजिकल केमिस्ट्री में का सभी विज्ञान वृक्ष का दानी है। तो इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू टू विज्ञान वृक्ष का ऑल टीचर्स के लिए। चलिए, तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे जब आप बात करते हैं कि आपकी तो ऑल इंडिया रैंक अच्छी आई है, 65 आई है जैसे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका शायद 0.5 से जेआरएफ रह गया हो या फिर 1 मार्क से जेआरएफ रह गया हो। तो मार्जिन पे जब जेआरएफ रहता है तो कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है। तो आप उन हम्म। बच्चों को क्या सलाह देंगे कि भाई आप कैसे डीमोटिवेशन से उसको हैंडल करें और अगली बार और अच्छा कर सके? क्या गलतियां उनकी हो सकती हैं जो आप कहेंगे कि उनको इम्प्रूव करके आप अगली बार अच्छा एग्जाम दे सकते हैं? अ, एक ही तो बोलो कि बिलीव बिलीव तो रखना ही होगी, और नेगेटिव मार्किंग से बचना होगा। कि वही मैं रिपीट करूंगी कि आपको जो क्वेश्चन 100% आता है वही अटेम्प्ट करो, और ऐसे वाले क्वेश्चन जो 50-50 चांसेस है तो 5 क्वेश्चन में 2 अटेम्प्ट करो, 3 छोड़ दो। और रिवीजन बहुत 2 से 3 बार तो रिवीजन करनी होगी। और मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है, ज़रूर ज्वाइन करनी होगी, और एटलीस्ट 6 से 7 फुल लेंथ टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से उस वालों स्टूडेंट के लिए। ओके, ओके। तो जैसा कि आपने सुना कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको एक बार थोड़ा सा और अच्छे से अपना कंटेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपका कंटेंट बिल्कुल ठीक है तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं एग्जाम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए होंगे। तो आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए ताकि आपको थोड़ा उस चीज़ की आदत बन जाए। 5 से 6 मॉक टेस्ट जैसे आप देते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि इस तरह से पेपर देना है मुझे। और आप वही तरीका भी आप अपने एग्जाम में भी करते ही हैं। और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप रिवीजन 2 से 3 बार करिए। कहीं ना कहीं रिवीजन एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं हम, लेकिन याद नहीं रहता है तो फिर वो क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं होता है। जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को, उससे आपका रिवीजन भी अच्छा होगा और उससे ज्यादा आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जैसे सोशल मीडिया एप्स की हम बात करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट भी करते ही हैं। तो क्या आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते थे अपनी प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में? और अगर करते थे तो किस तरीके से आपने उसको हैंडल किया कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए उससे इतना? ऑनेस्टली मैं व्हाट्सएप छोड़ के कोई सोशल प्लेटफॉर्म में नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे डिस्टरबेंस आ रहा है कि ये नोटिफिकेशन आ रहा है, वो नोटिफिकेशन आ रहा है। और एक जो फेसबुक है, वो जो जो रील्स है, एक देखने के बाद एक के बाद वो आ रहा है, तो बहुत टाइम वेस्ट होगा उसमें। मैं इसी हेल्प हुआ कि मैं कोई सोशल प्लेटफॉर्म में नहीं हूँ व्हाट्सएप छोड़ के। तो मैं यही बोलूँगी कि आप सीरियस प्रिपरेशन करना चाहोगे तो सोशल मीडिया से आपको दूर रहना होगा, तो बेटर होगा। ये ऐसे वाले नहीं कि 100% छोड़ दो, अह, लेकिन जितना दूर रहोगे तो उतना ही अच्छा होगा आपके प्रिपरेशन के। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने भी बताया है कि यूट्यूब पे भी आजकल, जैसे कि कुछ बच्चे बाकी चीज नहीं चलाते लेकिन यूट्यूब पे तो वो पढ़ने के लिए आते ही हैं। तो यूट्यूब पे भी आजकल शॉर्ट्स आ गई हैं, वो भी एक तरह का रील्स ही बन चुकी है। तो उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आप कहीं ना कहीं या तो टाइमर्स लगा सकते हैं, रिमाइंडर सेट कर सकते हैं बचने के लिए, या फिर आप जैसी रील्स पे जाएं तो 1 2 रील देखने के बाद आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हाँ मैं क्यों आया था यूट्यूब पे, पढ़ने के लिए आया था, तो अब दोबारा से पढ़ाई में लगिए। और ज्यादा होता है तो भाई आप शॉर्ट्स और इन सब चीजों को डिसेबल कर सकते हैं, तो डिसेबल कर दीजिए। चलिए, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अब आपका जेआरएफ निकल गया है तो अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या रहेंगे? कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर आप रिसर्च में ही प्रॉपरली फोकस करना चाहते हैं या टीचिंग वगैरह की लाइन में जाना चाहते हैं? सर मैं तो पीएचडी करना चाहूँगी, क्योंकि मैं बचपन से मैं पीएचडी करूँ। जब बीएससी में था तो बहुत इंटरेस्ट आए, मैं रिसर्च में अगर अपॉर्चुनिटी मिला तो रिसर्च में जाऊँगा। तो मुझे और कोई अ, हो ना हो, मैं मुझे पीएचडी करनी होगी। और इसके बाद जो अगर अपॉर्चुनिटी आएगा तो मैं पोस्ट डॉक में जाऊँगा, और उसके बाद जॉब, बस इतना ही मुझे एम है, और कुछ नहीं। ओके, ओके। तो जाने से पहले मैं आपका एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि फाइनल एक एडवाइस, अगर आप जो भी बच्चे आपको देख रहे हैं, एस्पायरेंट्स आपको या फिर आपके जूनियर्स जो आपको देखने के बाद कहीं ना कहीं मोटिवेट तो होंगे ही, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि आप क्या चीज करिए ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत बेटर कर सकें? और आप उनके लिए क्या एक फाइनल एडवाइस देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने कॉन्सेप्ट के और कंटेंट के ऊपर बिलीव रखो, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, और हमेशा ही खुश रहो, और नीचे पढ़ाई के बहुत ध्यान दो, आपका हो जाएगा। और ट्रस्ट जो है, सेल्फ ट्रस्ट,
इसके ऊपर बहुत बिलीव करना ज़रूरी है। और ज़्यादा डिमोटिवेशन नहीं हो। एक दिन का नहीं, एक दिन तो आपको जेआरएफ क्रैक हो जाएगा। चलिए, तो बहुत बढ़िया बात रजीबुल ने कही कि आप अपने ऊपर मोटिवेशन रखने के लिए अपने ऊपर बिलीव करिए। जितना आप अपने ऊपर बिलीव करेंगे उतना ही ज्यादा आप कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं फील करेंगे अंदर से, और आप अगली बार भी उससे बेटर कर पाएंगे। आप अपनी गलतियों को एनालाइज करिए कि आप क्या गलती कर रहे थे इस बार, और अगली बार उन चीजों पर थोड़ा सा और फोकस कर सकते हैं। चलिए, तो ये है हमारे साथ रजीबुल आलम जी, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 65 हासिल की थी। तो हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, और आपके फ्यूचर प्लान्स में आप जो भी सोच रहे हैं करने के लिए उसमें आप सफल हो, यही चीज हमारी यहाँ पर बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहेंगे हम इसके लिए आपको। तो थैंक यू आलम जी, आप जुड़ने के लिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आपने देखा कि उन्होंने क्या क्या चीजें आपको वैल्यूबल बताई, अपनी अपने समय निकाल के आपके लिए। जो भी चीजें उन्होंने बताई, इसी तरीके से आप अपनी जिंदगी में इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आप भी बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।